guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Shani and today आज का format थोड़ा सा अलग है because with me I have my dearest friend. Hi guys, I'm Prachi. I'm from SRCC. तो आज हम दोनों ने साथ में बैठकर सोचा कि let's do something crazy for the students out there because हम दोनों को ही LinkedIn पे बहुत सारे queries आ रही थी students से because boards का season है, ऊपर से CUT registration forms are out. So I asked Prachi if she would be interested in doing, a question answer type of something, podcast sort of something. So before we get started with CUT specific questions, Prachi, please give your introduction to तुम्हारे प्यारे juniors. So guys, I'm Prachi. As I said before, I'm from Sri Ram College of Commerce pursuing BCom honors, and I scored 98.4% in my 12th standard, and in CUT मेरा score था 964.46, and I came from Punjab, and my experience at SRCC has been so thrilling, and I want this for you guys too, and that is why we both came up with this video to guide you through your CUT journey. So let's get into this. तो प्राची, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट तुम्हारी प्रेपरेशन की जर्नी. तुमने कब डिसाइड किया कि तुम्हें CUT की प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है? तो लाइक फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड मेरा था कि मुझे SRCC जाना है बिकॉज माई मोस्ट ऑफ द माई सिबलिंग्स एंड माई कजन्स आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. तो 10th तक तो था कि चलो बोर्ड्स करेंगे एंड SRCC में चले जाएंगे, बट देन CUT केम एंड आई जो भी SRCC के सीनियर्स थे फिर उनसे बात हुई कि मतलब कैसे आप प्रिपेयर करते हो, एंड दे वर लाइक वेरी चिल कि हो जाएगा. उनका हो गया था. हाँ. तो मुझे था कि मैंने करना है, एंड 11th में मुझे था कि मैं करूँगी, बट नहीं हुआ, प्रोक्रास्टिनेशन हो गई. तो फिर 12th आई. 12th में हाफ अगस्त तक तो ऐसे ही चला गया टाइम. देन आई थोड़ा सा मतलब स्टार्ट किया मैंने प्रेपरेशन अपनी इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश लाइक वेरी अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट वी ऑल नो. तो मैंने इंग्लिश से शुरू किया, फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया बिकॉज बोर्ड्स आ गए थे, एंड मेरे कुछ सीनियर्स ने कहा था कि फोकस ऑन योर बोर्ड्स, आपकी CUT साथ में हो जाएगी. तो मैंने बोर्ड्स पे फोकस किया, एंड अगर मैं कहूँ तो मैंने सीरियसली आई स्टार्टेड माई प्रेपरेशन फ्रॉम अप्रैल ओनली. Okay. After board exams. Yes. And I think they were right in saying कि बोर्ड से काफी हद तक अकाउंट्स में तो काफी हेल्प होती है बोर्ड से, एंड BST में तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर बोर्ड्स एज वेल, क्योंकि सिलेबस एकदम सेम है. तो तुमने अप्रैल से, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या रही थी? लाइक जब तुम एकदम CUT फोकस मोड में चली गई थी, वैसे अभी तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट देयर बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो, तो तुम एक जनरल ऊपर ओवरव्यू भी दे सकती हो सब्जेक्ट वाइज, या फिर CUT स्पेसिफिक, लाइक दोनों को थोड़ा सा वो करके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है. सो अकाउंटेंसी आई वुड से कि मेरे 12th से ही बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. मैंने बोर्ड्स में काफ़ी सैम्पल पेपर्स PYQs लगाकर स्ट्रॉन्ग कर लिया था. बट मैं कहूँगी कि अकाउंटेंसी में भी NCERT इज द की. लाइक न्यूमेरिकल्स में इवन द डिजिट्स वर सेम फ्रॉम द NCERT बुक. तो इवन इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर NCERT बुक इन योर बोर्ड्स, CUT में कर लेना, बिकॉज सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट लाइंस आएगी. बट मेरी प्रिपरेशन क्या थी, मैंने अकाउंट्स, मुझे पता था मेरा 12th तक हो गया मतलब कुछ हद तक, तो मैंने अकाउंट्स को नहीं किया इतना, मतलब बहुत कम, वीक में 3-4 घंटे दे देना या फिर मॉक्स लगा लेना उसके, बस. बाकी अकाउंट्स का आई वुड से NCERT से थ्योरी कर लो, और आपके कंसेप्ट काफी स्ट्रांग होने चाहिए क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए, बिकॉज टाइम अकाउंट्स यू हैव टू डू लाइक 50 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स. कितना था? 50 था. तो द थिंग इज कि काफी सारे, इसलिए टू एक्चुअली मेक इट मेक सेंस कि 60 मिनट्स में तो डेफिनेटली कोई 50 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं कर पाते, तो काफी सारा नेगेटिव मार्किंग एग्जैक्टली. तो 70 to 80% तो थ्योरी होता है CUT में, जो अकाउंट से पूछता है, और वो थ्योरी घुमा देती है, क्योंकि हम बोर्ड्स पे थ्योरी पे फोकस नहीं करते हैं, एंड वो थ्योरी एग्जैक्टली NCERT की लाइंस होती है, तो इसलिए NCERT पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल्स, छोटे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना. एंड दूसरी चीज दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज DK गोयल के पीछे, या फिर तुमने कॉन्सेप्ट फॉलो करी थी TS, तो उसमें भी MCQs होंगे बहुत सारे चैप्टर के वाइज, चैप्टर वाइज MCQs अराउंड 100 हुआ करते थे कुछ चैप्टर्स में. तो उनको प्रैक्टिस करना इज आल्सो हेल्पफुल, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे बोर्ड्स के जो लंबे क्वेश्चंस होते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स भी जल्दी रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे आधा घंटा लगता है डिस्क्रिप्टिव वाला, तो उसको तुम MCQs के थ्रू भी उसके पार्ट्स प्रैक्टिस कर देते हो, तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिवाइज हो जाते हैं. तो और CUT का तो डेफिनेटली इट हेल्प्स, एंड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, वेरी ट्रू. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी, बिकॉज इकोनॉमिक्स वाज अ गेम चेंजर. लाइक पहले तो था इंडियन इको आएगी, बट हमारे टाइम पे उन्होंने माइक्रो ले आई. 2-3 महीने पहले पता चला हमें. तो अब इस बार तो सब कुछ, इस बार के फिर जूनियर्स बी रेडी गाइस. तो इकोनॉमिक्स में हम
स्ट्रक्चर वाइज ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहले मैक्रो एंड आईडी की बात करते हैं, देन माइक्रो की, बिकॉज वो 11th में पढ़ के आए थे ये लोग और भूल जाते हैं। मैं तो काफी हद तक भूल गई थी, लेकिन वापस पढ़ने लगी तो धीरे धीरे आने लगा था सब याद में। बट लेट्स टॉक अबाउट मैक्रो एंड आईडी फर्स्ट। मैक्रो, सो मैक्रो में एनसीईआरटी ओनली, आई वुड से। रेफरेंस बुक्स प्रैक्टिस के लिए ठीक है, एमसीक्यूज, बट द लाइंस, प्रॉपर एग्जैक्ट लाइंस, एग्जैक्ट वर्डिंग्स आपकी एनसीईआरटी से आएगी। तो मेरा यहाँ पर आई थिंक तुम्हारे साथ भी हुआ था एक एमसीक्यू में, जो हमने शेयर किया था। ओह राइट, मेरा एक्सपीरियंस था कि एक एमसीक्यू आया था एग्जाम में, जिसमें अगर हम सोचें रेफरेंस बुक्स में जो हमें कंसेप्ट्स दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग सोचे तो आंसर वाज समथिंग डिफरेंट, बट आई थिंक इट इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। नो, बजट सेट। अच्छा हाँ, बजट सेट का माइक्रो से, वो तो माइक्रो का है वो तो। हाँ सर, बट फॉरेन एक्सचेंज का भी था शायद फिर। हाँ, एक डेबिट क्रेडिट वाला बहुत कंफ्यूज हाँ, करने वाला क्वेश्चन था, बट वो एनसीईआरटी की लाइन थी एंड हाँ। हमें लाइन भूल गई, हम कंसेप्ट से कुछ और मार्क कर रहे हैं एंड द आंसर वाज समथिंग डिफरेंट। तो आई वुड से एनसीईआरटी इज द की, उसको अच्छे से रट लो, मतलब एक बार हो गई है तो रिविजन्स करते रहो उसकी, एंड ग्राफ्स को डिसाइफर करो, उसके कर्व्स को डिसाइफर करो, मतलब क्यों है ये, कैसा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। एंड फॉर मैक्रो एंड माइक्रो मैंने एक चैनल फॉलो किया था, क्वाइट फेमस, सीयूईटी मार्क, एंड बेस्ट टीचर आई वुड से, मैम इज हर नेम, एंड वो इतना प्रॉपर बताते हैं द लॉजिक, एंड उनके एमसीक्यूज वर वेरी ट्रिकी, तो उनके एमसीक्यूज आप कर सकते हो फॉलो। एंड फॉर आईडी आई थिंक एनसीईआरटी करो। मैंने 12th में की थी रेफरेंस बुक, एंड उसने मुझे थोड़ी हेल्प नहीं की अपनी सीयूईटी में, क्योंकि आपको सीयूईटी में तो चलो नहीं थी, वो अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आईडी को और एक्स्ट्रा टॉपिक्स डाल के, मैंने देख रखी है। मैंने जैन के एंड में एनसीईआरटी की थी ऊपर से, एंड आई थिंक आपको पहले से कर लेनी चाहिए आईडी के लिए। और रेफरेंस बुक्स में भी एनसीईआरटी से ही उठाया होता है, बट अगर आप एनसीईआरटी से ही करोगे एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए तो इट वुड हेल्प अ लॉट। एंड फॉर मैक्रो जैसे ही सुरभि मैम से मैंने किया था, एंड ग्राफ्स को अच्छे से करो, एंड कंसेप्ट्स ध्यान से रखो, क्योंकि माइक्रो में कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो में बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैक्रो तो फिर भी लाइक थोड़ा ठीक है, उसमें 5-6 एक्चुअली द थिंग इज मैक्रो इज थोड़ा रिलेटेबल, क्योंकि इकोनॉमी में क्या हो रहा है अभी हम थोड़ा सा रिलेट करके थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। माइक्रो इज थोड़ा, उसमें इतने सारे असम्पशंस होते हैं, एक तो ट्रू, तो याद रखना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई तक ठीक होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंज्यूमर चॉइस एंड ऑल, वो थोड़ा आई मीन सीयूईटी में उसने दिमाग खराब हो गया था, बिकॉज 1 साल हो गया था उसको किए माइक्रो को। तो आई वुड से सुरभि मैम से करो, उनका समझो, उनके एमसीक्यूज ट्राई करो, एंड एनसीईआरटी की रिविजन्स करो। यार एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है। वो एनसीईआरटी अगर तुम लोगों ने देखी होगी तो देखा होगा कितना गंदा, कितने गंदे से वो स्ट्रक्चर्ड है। एक पैराग्राफ में 2-3 टॉपिक्स की बात करी कि वो डिस्टिंग्विश भी नहीं है। मुझे कई बार तो पैराग्राफ समझ नहीं लगते थे एनसीईआरटी के, फिर मैं उनको रट लेती थी फिर लास्ट में मुझे भूल गए थे मेरे एग्जाम के एक दिन पहले, फिर चलो जो हुआ हो गया। तो इसलिए कोई टीचर पकड़ो अपना, सुरभि मैम इज अ नाइस वन, वो एनसीईआरटी फॉलो करती हैं पूरा, एंड कांसेप्ट्स क्लियर करो, रटने की कोशिश मत करो। बॉक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पक्का क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज व्हाई दे आर इन बॉक्स, दे आर इन बॉक्स। इवन द डिलीटेड टॉपिक्स, डोंट ट्रस्ट एनटीए, वो डिलीटेड टॉपिक्स में भी अभी टाइम है आप लोगों के पास, डिलीटेड टॉपिक्स कर लो। अकाउंटेंसी में भी, इफ आई टेक यू बैक, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से क्वेश्चन आ गया था और हमें वापस पेपर देने के लिए बुलाया था उन लोगों ने कि नहीं, हमारे मेरे वाले जो सेशन था उसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन था, बट वो इजी था तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। लेकिन जिन बच्चों को लगा कि उनको नहीं चाहिए था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, उनको फिर भी देते, तो कुछ आई थिंक मई में मेरे एग्जाम थे, तो जून में उन्होंने वापस एक एग्जाम कराया था उन बच्चों के लिए जिनको रीअटेम्प्ट करना है। नॉर्मलाइजेशन भी भयंकर, आई मीन मेंटली रेडी रहो, जो कुछ होने वाला है अगले बोर्ड्स के बाद, जो कुछ होने वाला है आपको वहाँ जो भी आए स्क्रीन पे प्रेशर नहीं लेना। ये इंग्लिश में मेरे साथ हुआ था, दैट स्टोरी वाज डिफरेंट। तो इकोनॉमिक्स में तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड रीड एनसीईआरटी लाइक अ बाइबल, पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो घुसेगा दिमाग में, एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। यू कैन रेफर टू सम गुड टीचर्स आउट देयर। सुनील पांडा सर इज आल्सो गुड, अगर आपको एकदम ऊपर से लाइक एकदम एनसीईआरटी स्पेसिफिक नहीं, लेकिन कांसेप्ट्स के लिए ही इज गुड, बट फॉर एनसीईआरटी नो, आई थिंक एनसीईआरटी आई मीन बोर्ड्स में तो उन्होंने यार बहुत हेल्प करी, उनके वीडियोस 1-1 घंटे में पूरा चैप्टर कांसेप्ट क्लियर कर देते थे वीडियोस दैट आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद सुनील पांडा सर के लेक्चर्स लाइक, एंड देन जब तुम एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए उस चैप्टर की, तब तुम एनसीईआरटी पकड़ के इन डेप्थ पढ़ सकते हो उस चैप्टर को। मतलब एनसीईआरटी से स्टार्ट मत करो, हाँ, क्योंकि लैंग्वेज उसके नहीं घुसेगी। रेफरेंस संदीप गर्ग मुझे सही लगती है, ट्रू, उसमें लैंग्वेज इजी है एज कंपेयर टू अदर रेफरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट अप बीएसटी का तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बीएसटी का एक ही सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी, दैट्स इट। और ठीक है, इतना लैंग्वेज भी उसकी मुश्किल नहीं है और इजी है, मतलब चलो वैसे मुश्किल हो जाता है अपने बोर्ड्स में जब केस स्टडीज आती हैं कि ओके कौन सी चीज की बात हो रही है, लेकिन आई थिंक एमसीक्यूज में तो भाई मजा आ जाता था बीएसटी करने में। मैंने लाइक 20 मिनट में सॉल्व कर लिया था, पर वो दैट इज ओनली व्हेन इसने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी तुमने?
मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने लाइक उसको रट्टा नहीं किया बीएसटी को, स्किम किया सिर्फ। एंड बीएसटी को भी मैंने हल्के में लिया था क्योंकि इंग्लिश और इको मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे। तो बीएसटी की एनसीईआरटी आई थिंक मैंने ट्वाइस थ्राइस या और एक और चीज जो मैंने स्पेसिफिकली करी थी कि मैं बीएसटी के मैंने सीधे क्योंकि बोर्ड्स का सेम सिलेबस है, बस एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर जो शायद अब हट भी चुका है, हमारे टाइम पे था तो वो पढ़ना पड़ा था, बाकी मैंने सीधे वो करना स्टार्ट किया था, मॉक्स करना स्टार्ट किया था। एंड देन फिर मॉक्स में जो स्पेसिफिक मेरा टॉपिक गलत जा रहा था ना, मैं सिर्फ उसको पढ़ रही थी, तो उससे टाइम सेव होता है। ये भी मिथ है कि लाइक मॉक्स आप सिलेबस खत्म, रिविजन्स खत्म होने के बाद नो, साथ साथ करो, कुछ नहीं होता, मार्क्स कम आते हैं तो कोई बात। आई एम ग्लैड यू रेज दिस पॉइंट, मतलब स्टार्ट करो, आधा सिलेबस आता है तो भी मॉक्स करो, टाइम देखो अपना, वरना सिलेबस कंप्लीट तो रात तक नहीं होगा एग्जाम के एक रात पहले तक। एंड ये भी हो सकता है मॉक्स में जो आपको चैप्टर लगता है आपको आता है तो उसमें भी गलती हो तो आप वो भी रिवाइज कर सकते हो, तो मॉक्स साथ साथ करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश की, जो सीबीएसई में तो अंडरडॉग है, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन सीयूईटी में ये आपको एसआरसीसी तक पहुंचा सकता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हो तो आपको एकदम नीचे भी गिरा सकता है। चाहे आपके बाकी में 100% हो, इंग्लिश विल ब्रेक योर गेम वेरी बैडली, और इंग्लिश तो हर कोर्स के लिए कंपल्सरी है, तो देयर इज नो एस्केप। सो बताओ इंग्लिश का। सो इंग्लिश मेरे लिए काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट था बिकॉज मेरी वोकैब इतनी स्ट्रांग नहीं, मेरी आरसीज इतने स्ट्रांग नहीं है। तो मैंने दिसंबर में क्या किया था, वर्ल्ड पावर मेड इजी, आई थिंक सबको पता होगा, फेमस बुक, मैंने वो रीड की थी एंड टू सम एक्सटेंट इट वाज हेल्पफुल, बट इस बार का सीयूटी का एग्जाम कुछ ज़्यादा ही अलग फॉर्मेट में था, लाइक वोकैब भर भर के डाली हुई थी, तो मेरा वाज लाइक इट वाज फर्स्ट डे एंड फर्स्ट शिफ्ट, सो मुझे कुछ आइडिया नहीं था वोकैब का लेवल क्या है। एंड मैं गई और मैं थोड़ा देखकर मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा क्या हुआ था। लाइक मैंने स्क्रीन ओपन की एंड देयर वाज 4 आरसीज, मैं कहा चलो आरसीज बाद में करेंगे, आई वाज लाइक ग्रामर करते हैं। आई वाज सर्चिंग फॉर ग्रामर, तो ग्रामर जो थी वो बहुत ज्यादा इजी थी। यस, एंड देयर वाज ओनली वोकैब एंड 4 आरसीज, और आरसीज का भी कंसिस्टेंट नहीं था, किसी शिफ्ट में 4 थे, मेरी शिफ्ट में आई थिंक 2 या 3 थे, 4 तो पक्का नहीं थे मेरे में 4 थे। तो वोकैब तो भर भर के डाली हुई थी उन्होंने, मतलब आरसीज के इन टोटल मेरे 12 क्वेश्चंस थे, तो बाकी सब वोकैब एंड 2-3 ग्रामर। एंड मैं उस टाइम पे प्रेशर में आ गई थी, और टाइम तो, और इन्विजिलेटर्स दे वर टॉकिंग इंग्लिश के पेपर में, तो पता नहीं जैसे तैसे मैंने कर लिया, उम्मीद नहीं थी, हो गया, बट अच्छा। एंड इंग्लिश में मैंने प्रिपरेशन की, लाइक दिसंबर में वर्ल्ड पावर मेरी इजी, एंड अप्रैल में इंग्लिश का मैंने सबसे ज़्यादा टाइम दिया अपनी प्रिपरेशन में। एंड आरसीज मैंने किए बोधी प्रेप से फेमस, कैट के आरसीज होते हैं वहाँ, बट डिफिकल्टी लेवल हाई होता है, तो अगर आप वो कर लोगे तो इजी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। एंड बाकी मॉक्स दिए थे मैंने इंग्लिश के, लाइक वेरियस सोर्सेज, जहाँ पर मॉक्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ फ्री मिलते थे वेबसाइट पे वो खोलकर दे देती थी। बाद में लिए मैंने SPCC के मॉक्स लिए थे मैंने, एंड देयर वर 2 to 3 बुक्स CUT की जो मैंने परचेज की थी लोकल मार्केट से, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दैट। एंड आरसीज के बाद ग्रामर के लिए मेरे सीनियर ने रिकमेंड किया था तरुण ग्रोवर सर की ग्रामर वीडियोस, एंड वो थी लाइक दे वर वेरी लॉन्ग वीडियोस, 8-8 घंटे की, टेंसेस पे 5 घंटे, एंड बट कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते थे इससे। एंड PDF था उनके सारे रूल्स का, ग्रामर रूल्स लर्न कर लेना बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड आई थिंक ग्रामर, आई थिंक इंग्लिश इंट्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर तुम पहले से ही इंग्लिश के एक बहुत मतलब आर्डेंट रीडर रहे हो तो एडिटोरियल्स, पर वो टू एन एक्सटेंट करता है, पता है। मैं उस इंट्यूशन के भरोसे ही गई थी, थैंकफुली इतना ज्यादा इट डिडंट टर्न अगेंस्ट मी, बट आई बिलीव कि सिर्फ इंट्यूशन के भरोसे रहना सही नहीं, अपनी वोकैब हर दिन इंप्रूव करते रहो, एंड रटना नहीं है वोकैब को, जस्ट रीड दोज वर्ड्स एंड उनका यूसेज इन सेंटेंस है, शायद अपनी एवरीडे स्पीच में भी थोड़ा बहुत इनकलकेट करना स्टार्ट करो तो खुद ब खुद याद हो जाते हैं, फिर लिखकर या रट रहे हो, मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे 10-10 वर्ड्स रट रहे हैं हर दिन के, भूल जाओगे तुम लोग ऐसे रटोगे शब्द, वो मतलब वो थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा है, वो कैब में रिविजन्स मस्ट है, लाइक मतलब मैंने वो कैब क्या की थी, आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस, तो मैं उसके नोट्स बनाती थी, एंड नोट्स में मैं उसे एक ऐसे सेंटेंस में यूज करती थी जो फनी होता था, जो मुझे याद रहे, एंड आप फनी अपने वे में बना सकते हो क्योंकि मेन मोटिव है हमारा याद रहना चाहिए हमें वो वर्ड। सो फिर मैं लाइक वीकली जैसे मैंने वो कैब लर्न की, एंड संडे को सारी वो कैब एक बार रिवाइज कर ली। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, रूट वर्ड्स
ओरिजिनल वर्ड्स उनको अगर तुम बस उनको याद कर लोगे ना तो तुम 4 ऑप्शंस मिलते हैं तुम्हें वोकैब के, तो तुम्हें आइडिया लगेगा लाइक बेने किसी वर्ड में यूज किया गया, तो इट मींस लाइक समथिंग पॉजिटिव गुड। तो तुम नेगेटिव वाले एलिमिनेट करके गुड वाला एक, क्योंकि एलिमिनेट भी हो जाते हैं अगर तुमने स्ट्रैटेजी सही यूज करी है। तो वर्ड पावर मेड इजी इसलिए हम सजेस्ट करेंगे क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हर चीज का रूट वर्ड के बारे में बताएंगे ना, उससे रिलेटेड वर्ड्स बताएंगे, ताकि तुम भूल भी जाओ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, तुम्हारे माइंड में क्लिक कर जाएगा कि कौन सा इससे मैच कर रहा है। एंड आई थिंक मैंने लाइक द बोर्ड्स टाइम पे मैंने देखी थी रुबाइका मैम की वीडियोस रूट वो वर्ड्स काफी की। चली थी। हाँ, बट बाद में फिर वोकैब आई थिंक रूट वर्ड से भी बाहर आती है, तो उसके लिए मैंने देखी थी एक एसएससी के टीचर थे जयदीप सर, उनकी वीडियोस देखी थी, उनकी प्लेलिस्ट एंड उनका वे ऑफ टीचिंग लाइक फनी वे ऑफ टीचिंग है, तो मुझे लर्न हो जाता है। तो बस बट आई थिंक उनके बारे में मुझे बहुत लेट जाकर पता चला था, एंड मेरी कहानी तो अलग ही थी, उस वो टाइम था तब। वो भी था कि सीयूटी कैंसिल होगा या नहीं होगा, बट नहीं हुआ, मेरा पोस्टपोन हुआ था एंड फिर 11 बजे मेरा एडमिट कार्ड आ रहा है। वाओ। तो मेजरली मैं क्या बोलने वाली थी कुछ तो सोचा था मैंने। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंटली अभी तुम लोगों के पास टाइम है ठीक ठाक, तो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करो किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लाइक इंग्लिश में शॉर्टकट टू स्टडी इंग्लिश समथिंग लाइक दैट, डू इट जेनरस, मतलब डू इट आई थिंक डिसिप्लिन के साथ वर्सेस स्मार्ट वर्क नहीं होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए दोनों का, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो नो। एब्सोल्युटली। और एक और सवाल जो ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, आई ऑल्सो यूज्ड टू लुक अप कि भाई और सीनियर्स ने कितना घंटे पढ़ा होगा, कितना क्या क्रेजी किया होगा एक दिन में कि वो आज उस कॉलेज में है, उन्होंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए। तो कितने घंटे तुम हर दिन पढ़ती थी ऑन एन एवरेज? आई थिंक घंटे तो मैंने कभी गिने नहीं। लाइक मेरा होता था कि मैंने ये टॉपिक सोचे हुए हैं, इतने इतने मॉक्स सोचे हुए हैं एंड उनको कंप्लीट करना है। होता नहीं था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बोर्ड्स के बाद थोड़ी लेजीनेस आ जाती है। एंड आई थिंक ये भी नहीं है कि बोर्ड्स खत्म हुए तो एकदम से लग जाओ, थोड़ी ब्रेक दो अपने आप को, बिकॉज माइंड आपका थोड़ा ज़्यादा ओवरवर्क हुआ होता है माइंड का बोर्ड्स के टाइम पे। सो आई थिंक ऑन एन एवरेज आई वुड से कि 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 घंटे अच्छे से वो दो। बाकी तो आई थिंक कंसेप्ट आपके देखते हैं कितने स्ट्रांग है कितने नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अब हम थोड़ा सा सीयूटी रजिस्ट्रेशन से स्पेसिफिक, लाइक सीयूटी स्पेसिफिक अभी सिंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स अभी आउट हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स एड्रेस करते हैं। सबसे पहला तो है मैथ्स से रिलेटेड, लाइक हर बच्चे के दिमाग में होता है, हम भी कंफ्यूज थे जब वो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी का कुछ रोल आउट हुआ था कि मैथ्स कंपलसरी है बीकॉम ऑनर्स के लिए या नहीं है। तो मैथ्स इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। आप बिना मैंने मैथ्स का पेपर भरा था इसी डर से कि मैथ्स कंपल्सरी ना हो जाए, बट मैंने प्रेपरेशन बिल्कुल नहीं की थी एंड मैं खाली बैठ कर आई थी उस एग्जाम में, अपनी नींद पूरी करके आई थी उस एग्जाम में। तो आई थिंक आपको मैथ्स के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर आप मेरे जैसे हो, किसी को कुछ नहीं आता इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कोई बात नहीं, बीकॉम ऑनर्स के लिए कोई जरूरत नहीं है मैथ्स की। तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है बीकॉम ऑनर्स के लिए? देखो, जो आपने 12th में अपने लिए थे सब्जेक्ट्स, मेक श्योर कि सीयूईटी में भी वही सब्जेक्ट्स आप ले रहे हो, अदरवाइज आप डीयू के लिए के प्रोसेस है तो पहले ही बाहर हो जाओगे वो, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग करता है, वो देखते हैं कि सीयूईटी में तुमने क्या सब्जेक्ट्स लिए थे एंड देन तुम्हारे पास स्कूल में क्या थे, तो वो होना जरूरी है। या मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, बीएसटी को, अकाउंट्स एंड मैथ्स। जो तो मतलब मेजरली ऐसा होता है कि एक लैंग्वेज चाहिए होती है, फिर लैंग्वेज तो मोस्टली सबके पास इंग्लिश होती है, फिर दूसरा होता है अकाउंट्स या मैथ्स हो कुछ। तो मेजरली बीकॉम ऑनर्स अगर टारगेट करें तो अकाउंट्स में मार्क्स लाना ज्यादा आसान होता है मैथ्स से ऑफ कोर्स, एंड देन उसके बाद कोई भी 2 डोमेन्स जो कि स्पेसिफिक मेजरली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो बीएसटी इकोनॉमिक्स ही होता है। फिर बाकी इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अगर आप लोग एम कर रहे हो तो उसमें मैथ्स इज कंपलसरी। सिमिलरली बीएमएस के लिए मैथ्स और जीएटी भी कंपलसरी है, बट आई डोंट थिंक अभी वी आर द राइट वंस टू गाइड यू ऑन जीएटी। ठीक है, तो ये भी हमने एड्रेस कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम, कोचिंग के बारे में, कि तुमने सेल्फ स्टडी पे तुमने सेल्फ स्टडी करी थी या फिर तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी? हाउ डिड यू गो अबाउट योर सीयूटी प्रेप? सो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने क्लास 12th में ट्यूशन्स थी मेरी अकाउंट्स की मेरे स्कूल टीचर से, बिकॉज मैं स्कूल नहीं जाती थी एंड मुझे था कि मेरी सेल्फ स्टडी से ज़्यादा हो रहा है। लाइक आपको देखना आपका टाइम कहाँ यूटिलाइज अच्छे से हो रहा है, स्कूल में हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सेल्फ स्टडी इज मस्ट। एंड सीयूटी की बात करें तो आई थिंक सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोचिंग भी जा रहे हो तो कोचिंग का अलग, बट सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। कोचिंग पे आप पूरा रिलाई नहीं हो सकते। सो आई थिंक मैंने लाइक
सेल्फ स्टडी की थी। SPCC लिया था ना तुमने? मैंने उसके मॉक्स लिए थे, मैंने उसका अच्छा, कोर्स okay, नहीं लिया just the था। mocks, okay. बट आई थिंक सुनील पांडा सर, मतलब लास्ट टाइम तो ऑनेस्टली इतना ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैटर्न अचानक से बदल गया था। लाइक चलो ठीक है, पहले 50 में से 40 क्वेश्चंस करने थे, एट आवर टाइम इट बिकेम 50 on 50, सो यू आर लाइक ठीक है सारे करने होंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी बदल गया था। Yes. तो दैट वाज अ बिग ब्लो, बिकॉज एसपीसी के सर ने, एसपीसीसी सुनील पांडा सर का है बाय द वे, तो उन्होंने जिस तरीके से मॉक्स बनाए थे वो प्रीवियस ईयर, वी आर नॉट ब्लेमिंग हिम, उन्होंने प्रीवियस ईयर्स एनालाइज करके बनाए थे एंड उनका लेवल इतना हाई नहीं था। तो दैट एक्चुअली केम एज अ शॉक, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका इनिशियल शिफ्ट्स में था, क्योंकि एंड देन उसके बाद तो 1 महीने तक चलता है सीयूईटी का पेपर, शिफ्ट्स होती रहती है, बाद वाली शिफ्ट्स को तो पता लग गया था, तो हो गया था। लाइक मेरा इंग्लिश, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था, एंड अकाउंट्स एंड मैथ्स का लाइक 1 महीने बाद था। लाइक इतना गैप आ जाता है। तो ये भी था कि मैंने अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर इसलिए स्टार्टिंग में नहीं किया था, बिकॉज मुझे 3 सब्जेक्ट थे एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था पेपर पैटर्न का। तो बट आई बिलीव इस बार सुनील पांडा सर का कोर्स वुड बी वेरी वेल क्यूरेटेड, बिकॉज पिछले साल के बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल चुके हैं, एंड so you guys can refer to him, he's a good teacher, and सुबी मैम का CUET मार्ग में इकोनॉमिक्स उनसे पढ़ सकते हो तुम लोग। आई थिंक पीवाईक्यूज आपके पास बहुत होंगे इस बार। या वेरी गुड पीवाईक्यूज। यस, तो यूटिलाइज देम। लाइक बहुत डिफिकल्ट लेवल भी था उनका कईयों का, बट कई बहुत इजी थे। तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की एक बार तुम अपनी स्ट्रैटेजी, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, लाइक हर चीज की स्ट्रैटेजी होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं कि हम पीवाईक्यूज करें, तो हाउ डू वी इंश्योर दैट वी आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम? सो लाइक मैंने स्टार्टिंग में मॉक्स दिए थे, लाइक काफी दिए थे मॉक्स मैंने, एंड वो तो लाइक CBT मोड टाइमर ऑब्वियसली, तो उसमें मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। पीवाईक्यूज अगर हम देखें तो लाइक हमारे क्या था लास्ट 3 इयर्स ना, हाँ, तो उनके काफी कम थे, और उसमें से लास्ट वाला जो था वो पेन पेपर OMR वाला था, तो उसमें इतनी सारी शिफ्ट्स भी नहीं थी, क्योंकि सबका साथ में हो गया था। यस, तो इतने मतलब डिफिकल्ट भी नहीं थे। तो मैंने क्या किया था, बहुत लेजी वे में पीवाईक्यूज किए थे। मैंने सिर्फ देखा था कि लाइक हाँ ये आता है मुझे, ये आता है, ये आता है, चलो ठीक है ये पीवाईक्यू हो गया। मॉक्स जो थे बेसिकली टाइमर बेस्ड, वो मैं अच्छे से करती थी, लाइक अलग से बैठ कर कि मैं पूरा प्रॉपर लाइक एग्जाम हाँ, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये भी है लाइक इफ योर एग्जाम शिफ्ट इज इन द मॉर्निंग, तो आप मॉक्स भी लाइक उसी टाइम फ्रेम में दो, क्योंकि कईयों का एग्जाम इवनिंग में होगा अगर, तो थोड़ा सा स्लीपीनेस हो सकती है। तो हाँ, वो स्लीप शेड्यूल तो बहुत बिगड़ जाता है, तो उसको थोड़ा मेंटेन करके रखना, क्योंकि फिर CUET का एग्जाम एक सुबह होगा या शाम होगा वो हमें पता नहीं होता है जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता। एडमिट कार्ड तो हमें मिलता है एक हफ्ते पहले भी नहीं, कितने टाइम पहले पता नहीं, ऐसे कुछ होता है, हफ्ता ही मान लो। तो अपना थोड़ा सा बॉडी क्लॉक को सही रखना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बैठने की आदत, 3-4 घंटे बैठने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि आपके एक दिन में 3 लगातार पेपर्स हो सकते हैं, वो भी कंप्यूटर के आगे, तो इट विल बी वेरी स्ट्रेनिंग, वेरी स्ट्रेसफुल इफ यू डोंट कीप योर हैबिट। लाइटिंग भी डोंट बहुत डिम होती है, एंड या समर हीट ब्रो। ओह हाँ, सी दीज आर थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर मेंटली। या लाइक मेरा तो था लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, एंड इंग्लिश वाज माय लास्ट, लाइक द थर्ड लास्ट एग्जाम, एंड तब इवन द लाइटिंग वाज लो, मुझे स्क्रीन पे जो वर्ड्स थे वो क्लियरली नजर नहीं आ रहे थे, बिकॉज इतना फोकस थे 3 घंटे स्क्रीन पे, तो लाइक ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होती है एंड होगी भी आपको। स्टार्टिंग में आई नो CBT मॉक्स और प्रैक्टिस पेपर्स मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो अगर आपको CBT ना मिले तो आप पेन पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक मैंने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स यूज़ किए थे CUET के, एंड ट्रस्ट मी बहुत रिलायबल सोर्स है, बहुत हेल्प होगी आपको, और एक ग्रिप मिल जाएगी स्टार्टिंग में जो आपको बाद में CBT में मदद करेगी। सो डू चेक देम आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एनीथिंग एल्स तुम्हारे दिमाग में हो? I'd say कि ये भी नहीं कि आप पूरा फोकस कर दो CUET पे, एंजॉय भी करो। Yeah. लाइक CUET आई वुड नॉट पिक अप अ हॉबी, यू नो, Yeah. फिटनेस पे ध्यान दो। बिकॉज आप कॉलेज में आ गए तो नहीं हो पाएगा बाद में, तो I'd say एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करो, बिकॉज बाद में आपको जाना है कहीं और, Yeah. आपको पता है। तो या CUET पे भी टाइम दो। आई वुड नॉट से कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कैट लेवल का एग्जाम है, नो, हो जाएगा। एंड एंजॉय करो, एंजॉय करते करते स्टडी करो। या एंड यू नो, जब तुम कॉलेज में एंटर करोगे देन यू विल रियलाइज कि अलग ही गेम चल रहा है। इट वाज नेवर अबाउट जस्ट स्टडीज। तो आई वुड से कि अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, कुछ ना कोई स्किल पिकअप कर लो, स्टार्ट टू यू नो बिल्ड समथिंग ऑफ योर, यू नो, फॉर योर रेज्यूमे, फॉर योर CV, बिकॉज पहला महीना आएगा कॉलेज में एकदम शॉक मिलेगा तुम्हें। सोसाइटी रिक्रूटमेंट के लिए वो CVs मांग रहे हैं, तो ये आई थिंक दिस इज यू नो द गोल्डन पीरियड बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज, जहाँ पे तुम एक्चुअल में कुछ अपने यू नो स्किल्स बिल्ड कर सकते हो, वैल्यू ऐड कर सकते हो। अगर आप अभी लाइक स्किल्स नहीं बिल्ड करना चाहते तो एग्जाम्स और रिजल्ट के बीच में हाँ, वो भी बहुत टाइम होता है। एग्जैक्टली, वो तो पता ही नहीं मैंने क्या किया था, मुझे याद भी नहीं है, एंड आई रिग्रेट दैट पीरियड सो बैड। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। प्राची, तुम्हें कैसा लगा पॉडकास्ट, हमारी छोटी पॉडकास्ट पे आके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक फर्स्ट टाइम है मेरा ऐसे कैमरे के आगे बोलना, तो अच्छा लगा एडवाइस देकर।
हाँ, I mean definitely हमें जो हमारे सीनियर से मिला, we are passing it on today, तो it feels like a full circle moment. तो मेक श्योर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करो, एंड इफ यू डू कमेंट भी करना कि क्या वैल्यू मिली तुम लोगों को इस वीडियो से, एंड ऐसे वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज आई नीड टू नो, राइट? एंड डू लाइक द वीडियो एज वेल. थैंक यू सो मच. Bye.